नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए इसके चैप्टर फर्स्ट में कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने कूलॉम्स लॉ लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। यहाँ पर भी हम वही कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, बस कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी, हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म, जहाँ पर वेक्टर फॉर्म आ जाता है वहाँ पर डायरेक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कूलॉम्स लॉ होता है वेक्टर फॉर्म में, इसको हम दो केसेस में पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, पहला केस हम पढ़ेंगे व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आइदर बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। तो देखो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा तो 0 से बड़ा होगा, और नेगेटिव, या तो दोनों के दोनों चार्ज क्या है, नेगेटिव है। मतलब हम फाइनली कह सकते हैं कि दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, अब लाइक चार्जेस में देख लीजिए, मान लीजिए हमने ये पॉइंट ये Q1 चार्ज ले लिया और ये Q2 चार्ज ले लिया। ठीक है, अब दोनों लाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, या रिपल्सन कह सकते हैं हम। यहाँ रिपल्सन नेचर का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये Q1 इस Q2 पर फोर्स लगाएगा, ये किस तरफ होगा, इस तरफ। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा इसको लिखेंगे हम, देखो ऐसे 1 और 2। मतलब इसका मतलब क्या है, चार्ज 1 से चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये वाला फोर्स यहां लगाएगा, ये 2 इस पर लगाएगा, ये 2 से लगना है 1 पर। मतलब हमें फोर्स पीछे साइड से लिखना पड़ता है। चार्ज 2 से चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स वो इस तरफ होगा। अब जो इनकी डायरेक्शन दिखाई जाएगी, ये तो फोर्स हो गया, ये जो डायरेक्शन है ना, वो एक यूनिट वेक्टर r से दिखाई जाएगी। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसी है भैया, 1 से 2 की तरफ, तो वो ऐसी लिखी जाएगी 1 से 2। वेक्टर तो ऐसे दिखाया जाएगा ना, ये यूनिट वेक्टर। मतलब यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन दिखाई जाएगी वो r कैप 1 से 2, मतलब ये सीधी पढ़ी जाएगी कि 1 से 2 की तरफ लग रहा फोर्स। बाकी फोर्स अपोजिट उल्टे लिखे जाते हैं, कैसे, जैसे यहाँ 1 से 2 में लगा तो 1 से 2 पर लगने वाला फोर्स। अब यही कहानी यहाँ हो जाएगी। यहाँ देखो ये वाला जो फोर्स है वो कहलाएगा 1 2, मतलब चार्ज 2 से चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, आर कैप कैसा लिखेंगे, 2 से 1 की तरफ है तो 2 1 लिखेंगे। 2 1 मतलब 2 से 1 की तरफ, ये सीधा लिखा जाता है, मतलब जैसे आया है वैसे ही लिखा जाएगा। अब यदि हम F12 को लिखते हैं तो क्या आएगा F12 का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस हमने r मान ली, जैसा कि पहले मानते रहे, है ना, r मान ली। अब F12 जो है इसकी डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, R21। अब F21 को निकालें हम, तो F21 कैसा हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और कैसे लिख सकते हैं हम, R12, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर F12 और F21 को देखें, यहाँ R21 और R12 ये कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि R12 जो है वो R21 के बराबर है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ गया। मतलब R12 की जगह आप -R21 लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर इसको लिख दें यहाँ पर, तो क्या निकल के आएगा, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और -R21, ये लिख जाएगा कि नहीं। अब इस वाले माइनस को आगे कर दें, बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21। अब ये किसकी वैल्यू है, F12 की वैल्यू है। देखिए आप इतनी वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21, ये किसकी वैल्यू है, F12 की, और ये क्या है, F21। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ ये हो गया कि दोनों के दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब
एक वन फर्स्ट चार्ज सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड चार्ज फर्स्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हमने न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कर दिया है ना। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे दिखाएंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है कूलम्ब्स का लॉ, मतलब इसको वेरीफाई करता है, तो इसका वेरिफिकेशन हो गया। अब मान लो दूसरा केस बनता है कि जब दोनों के दोनों चार्ज कैसे हो जाएं, यहाँ पर Q1 Q2 0 से बड़े थे। दूसरा सेकंड केस बनता है, केस सेकंड बनता है, इसका कल हम आपको फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे बस। Q1 Q2 0 से छोटे रहे, 0 से छोटे मतलब कि नेगेटिव रहे, इनका आंसर नेगेटिव आए। अब आप ये बताओ, दो नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आएगा, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे हैं, अनलाइक चार्ज से। मतलब ये आपने Q1 लिया और ये आपने Q2 लिया, दोनों अनलाइक हैं। मतलब यदि ये, इसको हम कहते हैं यदि ये प्लस है, इसको हमने कह दिया ये माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे कि नहीं। तो देखो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला ये फोर्स, ये वाला कौन सा फोर्स है, Q2 Q1 को खींच रहा, Q2 से Q1 पर लगने वाला फोर्स ये इस तरफ रहेगा, और इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ये 1 लगा रहा 2 को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो 1 लगा रहा 2 को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब इनकी डायरेक्शन देखें आप, ये वाला जो फोर्स है, यहाँ वाला फोर्स है, वो 1 से 2 की तरफ लगेगा कि नहीं। देखो मतलब ये 2 खींच रहा है, ये जो चार्ज 2 है चार्ज 1 को खींच रहा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी कि नहीं, 1 से 2 की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 1 से 2 की तरफ। तो यूनिट वेक्टर तो सेम लिखा जाता है ना भैया, 1 से 2 की तरफ, जैसे जा रहा वैसे लिख दूँ। ये वाला जो फोर्स है वो यहाँ लग रहा है, ये जो 1 खींच रहा 2 को, ये फोर्स कैसा है, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ खींचा जा रहा है कि नहीं, तो 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं हम, यहाँ पर ये जो फोर्स में 1 2 लगा, इसके यूनिट वेक्टर में 1 2 सेम हो गया बस, है ना। फॉर्मूला लिखेंगे, कहानी यही बन जाएगी पूरी, बिल्कुल पूरा एज इट इज यही प्रूफ होगा लास्ट में। बस थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाते हैं, और जब भी हमें फोर्स वो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लगाना है तो हमें बहुत सारा इसमें ये डायरेक्शन का नॉलेज रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन गड़बड़ हो गई ना तो काम खत्म है। यहाँ पर डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए हमारी। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ एक बार और बताया आपको, ये Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, देखो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, और यहाँ पर देखो ये वाला जो फोर्स है, यहाँ पे Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा, तो ये लिखा देखो 1 से 2 पर लगने वाला फोर्स। यहाँ Q2 Q1 पर लगा रहा है, तो 2 से 1 की तरफ लगने वाला फोर्स, लेकिन डायरेक्शन सीधी लिखी जाती है। ये वाला जो फोर्स है वो भले 1 2 पर लगा रहा है, लेकिन लग कैसे रहा, 1 2 पर, तो इसको लिखा कैसा 1 2, इसको 2 1, और यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो गया। मतलब डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना फोर्स की, अट्रैक्टिव नेचर है, और यहाँ रिपल्सिव नेचर है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम्ब्स लॉ का। थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको क्या याद रखना है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि 1 2 पर फोर्स लगा रहा, तो आपको 1 को पीछे रखना, 2 को आगे लिखना, ये इसका फंडा है। वेक्टर को जो आर कैफ है आपका, उसको हमेशा सीधा लिखना है। मान लो फोर्स 1 से 2 की तरफ है, तो आप उसको सीधा सीधा बिना सोचे आप ऐसे ही लिखेंगे बस। ये मैटर नहीं करता कि फोर्स क्या है, मतलब वो F12 लिखा कि F21 लिखा, उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना कि फोर्स जा कहाँ रहा, और फोर्स लिखना कैसे पड़ता है, फोर्स को ऐसे, जहाँ से लग रहा, जिस पर लग रहा, तो पीछे साइड से लिखना है आपको। जैसे ये ब्लैक मार्कर लगा रहा रेड पर, तो ब्लैक पीछे रहेगा, रेड ऐसे लिखा जाएगा, फोर्स रेड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, कूलम्ब्स का ये क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस। कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ लिमिटेड है, कितनी रेंज तक ये काम कर जाता है, आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम, है ना, कितनी हो सकती है, जिस पर कूलम्ब्स लॉ काम करता रहता है। तो आपको याद रखना है, जो आर की रेंज होती है कूलम्ब्स लॉ के लिए, उसकी होती है रेंज आपकी 10 की पावर -15 से ज़्यादा और 10 की पावर 18 तक, इतनी रेंज तक कूलम्ब्स का लॉ काम करता है। मतलब ये आर की वैल्यू यहाँ से हो सकती है 10 की पावर -15 टू 10 की पावर 18 मीटर तक, ठीक है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नंबर 1, कूलम्ब्स लॉ जो होता है
वो केवल पॉइंट चार्ज पर अप्लाइड होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। ये केवल पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल है। दूसरा, यदि आप R की वैल्यू 10 की पावर -15 मीटर से भी छोटी ले लेते हैं, मान लो आप इससे भी छोटी, तो कूलाम्स के लॉ को, कूलाम्स का जो लॉ है वो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उससे बीट हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियर फोर्स उस पर हावी पड़ जाएगा, इस पर, कूलाम्स लॉ पर। कूलाम्स लॉ के फोर्स की वैल्यू वहां पर हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस ज़्यादा छोटी डिस्टेंस लेने पर, इससे छोटी डिस्टेंस लेने पर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा, कूलाम्स लॉ की आपको रेंज याद रखनी है 10 की पावर -15 टू 10 की पावर 18 मीटर तक। और ये आपको 1-2 लिमिटेशंस इसकी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कूलाम्स लॉ के बारे में, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। फिर कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलाम्स लॉ पर बेस्ड जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको लगवाया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आप यूट्यूब लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर को देखकर ही काफ़ी सारा कंटेंट कवर कर सकें। बस आपको एक पैटर्न बना के चलना है, डेली के डेली एक लेक्चर ये देखते चलना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो कल आए थे उनके बारे में पढ़ना है। परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। इसको बोलते क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखते हैं हमने ये माना कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और कुछ r डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड हैं। एक बार हमने इनको रखा एयर मीडियम में। पहला केस क्या, एयर या वैक्यूम में, तो हमने ले लिया ये फोर्स इन वैक्यूम। तो क्या होगा भैया, 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r²। इसको दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब कि एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। अब हमने एक बार लिया इन दोनों चार्जेस को किसी अदर मीडियम में, मतलब इनके अलावा कोई दूसरा मीडियम ले लिया हमने एयर वैक्यूम के अलावा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये यहां पर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। या हमें ऐसा नहीं लेना है, देखो यहां हमने डायरेक्ट बता दिया था कूलाम्स लॉ में कि एप्सिलॉन नॉट के, आप एप्सिलॉन ले लो। चलो यहाँ एप्सिलॉन क्या है हमारी, ये पूरा तो लिखना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन r²। इक्वेशन सेकंड, एप्सिलॉन क्या है, वही इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अनदर मीडियम। कोई भी दूसरा मीडियम यहाँ हो सकता है एयर और वैक्यूम को छोड़कर। अब आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करें, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, किसी गिवन मीडियम में डिवाइड करें। तो वैक्यूम के फोर्स में डिवाइड करें, हाँ भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r² डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल। क्या बचता हमारे सामने, 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन। यदि इसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा करके लिखें, तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को क्या कहा जाता है, के फॉर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के फॉर
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से क्या निकल के आया, अब हम इसको पूरा ओवरव्यू इसका लिख के दिखाएं तो क्या निकल के आया हमारा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल के। अब यहां से देखिए एप्सिलॉन नॉट वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डेफिनेशन बन गया आपके सामने। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है जब आप कोई भी दो चार्ज को किसी डिस्टेंस पर रखकर उसका फोर्स कैलकुलेट करते हैं एयर और वैक्यूम में, फिर उन्हीं चार्जेस को उसी डिस्टेंस पर रख करके फोर्स कैलकुलेट करते हैं किसी मीडियम में, अनदर मीडियम में, तो उनके जो फोर्स का रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब यहां से यदि हम सॉल्व कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, और यदि हम इस वैल्यू को यहां रखें तो कल आपने देखा होगा हमने आपको जब भी कूलम्ब्स को पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू यूज कराई थी एप्सिलॉन नॉट के, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हमने कहा था के जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी मीडियम का, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में देख लिया। क्लियर। अब आपको कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना हो तो रख सकते हैं, जैसे कि एयर वैक्यूम के लिए 1 होता है ना। और बाकी देखिए जो एयर और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो थोड़ा सा ये होता है, देखो जो एयर के लिए होता है वो होता है 1.00054 के की वैल्यू, जो वैक्यूम के लिए होता है वो होता है 1, वाटर के लिए होता है के की वैल्यू वो होती है 80, मेटल के लिए जो होती है वो होती है इन्फिनाइट, है ना। अब जो एयर और वैक्यूम है उसको हम एक सा क्यों मान के चलते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ हवा हो जहाँ हवा भी ना हो वो होता है वैक्यूम, लेकिन हम दोनों का 1 क्यों लेके चलते हैं, आप खुद देखें 1 के बाद पॉइंट है फिर 3 0 है, तो लगभग आप ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, यदि हम इसको ना भी पढ़ें तो कोई काम का नहीं। इसलिए एयर का जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 लेके ही चलेंगे, इतना कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। हाँ 1.54 होता तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, कम से कम हम 5 से 7 न्यूमेरिकल आपके लगवाएंगे, जिससे आपको जो बोर्ड एग्जाम है आपका, चाहे वो आप CBSE वाले हों या स्टेट बोर्ड वाले हों, इससे आपकी मदद हो सकेगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कूलम्ब्स लॉ देख लिया, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लिया, और इसके साथ साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में देख लिया। ठीक है, तो यदि आपको आई थिंक आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि लेक्चर आपको बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।